आदमी दुखी है, इस सरकार को बदलना चाहता है। आप भी चाहते हो कि राज बदले। वहीं हमारा एक फैसला है बड़ा कि कैसे शहर के लोगों को लाभ मिले, कैसे व्यापारी का फायदा हो। आज की तारीख में तो कोई आड़त की दुकान वाला भी बैठा होगा तुम्हारे में। आज तो आड़तियां भी परेशान है। पहले चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले कांग्रेस के राज में 1 रुपया दामी होती थी, चौटाला साहब ने बढ़ा करके 2.5 रुपये करी थी। अब इस सरकार ने क्या कर दिया, दामी फिक्स कर दी कि कोई भी मिलेगा तो सिर्फ 46 रुपये मिलेगा। हम इसको बढ़ा करके 2.5% पहले करी थी, अब की बार 3% करेंगे ताकि व्यापारी को और ज्यादा लाभ। भाई साहब, मैंने मीटिंग देखी 1-2 आपकी, उसमें आप ये कह रहे हो कि 7,000 रुपया देंगे, 7500 रुपया पेंशन का, 21,000 रुपया बेरोजगार का, और गैस का सिलेंडर भी फ्री देंगे। तो आपको लगता नहीं कि आप केजरीवाल की राजनीति से प्रभावित हो? नहीं। हाँ, कोई केजरीवाल की रणनीति से प्रभावित नहीं। ये सब लोग चौधरी देवीलाल से सीखे हुए हैं। शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी थी लोगों की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने बहुत सोच समझ करके फैसले लिए थे। जो पेंशन का फैसला था उनका, वो इसलिए था कि गांव के अंदर जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है, अगर उसके 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग हो जाएंगे, बाप माँ अकेले रह जाएंगे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा, कैसे होगी। इसलिए उन्होंने 100 रुपया पेंशन कर दी। उस जमाने में 100 रुपये की कीमत आज के 10,000 से ज़्यादा है। उस 100 रुपये से उसकी इसलिए देखभाल होती थी कि उसके पोते पोती जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे थे, वो उनसे रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया लेकर के अपने स्कूल जाना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए मेडिसिन लेना, उनको कपड़े प्रेस करके देना, उनको टाइम सिर खाना दे देना। ये सारी चीज़ें चौधरी देवीलाल ने इसलिए शुरू करी कि वो बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देख चुके थे। और आखिर पूरे देश के लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, वो ये कहते थे कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल दे रहे हैं, बात करने देने की, ये सरकारी खजाने से नहीं दी जा सकती। मैं एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही थी कि मेरे पे भरोसा कर लो, मैं कानून बना दूंगा। वो कानून ऐसा बन गया कि आज पूरे देश के अंदर पेंशन दी जाती है। उन्होंने उस वक़्त 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया था किसान का, कोऑपरेटिव बैंक्स का। उससे पहले कोई कर्जा माफ़ होता ही नहीं था जी। उन्होंने किया, और उस कर्जे से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधरी। बहुत सारे लोग जो कर्ज में डूबे हुए थे, वो रिवाइव कर गए, उसका फ़ायदा मिला। उन्होंने 5100 रुपये गरीब की बेटी के लिए कनाडा ने एक स्कीम शुरू करी, देवी रूपक नाम से। उससे गरीब की जो बेटी थी, उसकी शादी में जो दिक्कतें आती थी, वो 5100 रुपया उस वक़्त का बहुत बड़ा अमाउंट था। आज वो बढ़ करके 71,000 है हरियाणा में। वो भी पूरे देश में लागू है। चौधरी देवीलाल ने एक काम और किया था अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा। प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हो आप, उसके लिए सरकार की तरफ से फंड तो आता था, लेकिन उसका यूज़ नहीं था कोई भी। उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ था कि इसको कैसे यूज़ करोगे। 77 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, हरियाणा में, पंजाब में बहुत बारिशें हुई थी, और चौधरी देवीलाल ने उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके 300 रुपया ओलावृष्टि का पर एकड़ के हिसाब से दिया। आज वो अमाउंट बढ़ता बढ़ता सरकार की तरफ से भी 12,000 रुपये तक पहुंच गया। पर आज 12,000 भी फसल के लिए कम है, क्योंकि लागत ज़्यादा है। लागत के मुताबिक तो पैसा जरूर किसान को मिलना चाहिए, ताकि वो अगली फसल के लिए अपनी तैयारी कर सके। आज जो है, जो हम पेंशन 7500 की बात करते हैं, आज महंगाई बढ़ गई। आज आदमी का काम नहीं चल सकता।
मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी होगी कि अगर कोई बुजुर्ग बीमार है और उसको अपनी मेडिसिन के लिए पैसा चाहिए तो घर से बाहर कर देते हैं घर वाले। उसको इतना पैसा ज़रूर मिलना चाहिए कि वो कम से कम अपनी दवाई ले सके, अपना इलाज करवा सके। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो यात्रा को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे सन 86 में जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध शुरू किया था तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं सतलुज यमुना लिंक पानी लाऊंगा, पेंशन की बात करूंगा, हाँ बूढ़ों का सम्मान करूंगा, एक नैरेटिव बनाया क्योंकि लोग दुखी थे मुख्यमंत्री से। अभी आपकी जो ये यात्रा है उससे एक जो नैरेटिव बनना चाहिए पूरे प्रदेश में कि अभय सिंह चौटाला जब चल रहे हैं और आम आदमी की बात हो रही है, लेकिन जो बदलाव की जो आंधी जैसे चली 85+5 हुए, चौधरी देवीलाल कहते थे मैंने 4 आदमी कंधे देने के लिए और जसमत देवी रोने के लिए छोड़ रखी है, वो उस तरह का माहौल अभी नहीं बन रहा है। उस बन तरह जाएगा जी, अभी तो शुरुआत है जी, अभी शुरुआत है। शुरुआत के दौर में आप ये देखो 40-42 डिग्री टेम्परेचर में मेरे साथ हजारों लोग चल रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में। मैं 25 सितंबर को जब कुरुक्षेत्र पहुंचूंगा, आपको इनवाइट करता हूं, आप आना, आप देखना कितना बड़ा बदलाव होगा। चौधरी देवीलाल जब न्याय युद्ध के बाद जींद पहुंचे थे, एक्चुअल बदलाव तब आया था। जींद की रैली मैंने अटेंड की थी। हाँ तो बस आपने देखी, उसके बाद ऐसा बदलाव आया था कि सब कुछ बदलता चला गया। हमारी कुरुक्षेत्र की रैली आप 25 को देखोगे, पूरे देश का विपक्ष आएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन इस देश के अंदर एक मैसेज आएगा कि अब देश से भी भाजपा जा सकती है। ये मैसेज हरियाणा से ही जाएगा। एक बात और, देवीलाल की आप, चौधरी देवीलाल जी की बात आपने की, मैंने आपके भाषणों में भी सुना, लेकिन देवीलाल के परिवार की जो धरोहर है उसका युद्ध आप लड़ रहे हो। एक तरफ आपका भतीजा उप मुख्यमंत्री है, एक तरफ आपके चाचा मंत्री हैं, जजपा चल रही, आप भाषण में भी कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार, और ये विरोधाभास नजर आ रहा है कि आपके परिवार में, जो कि आपके मुख्यमंत्री पद का, क्योंकि आपके परिवार में मुख्यमंत्री पद से कोई नीचे रहता नहीं, तो जो आपकी राजसत्ता है उस राजसत्ता का जो युद्ध है वो आपके परिवार में ही हो रहा है ना। ये आपको गलतफहमी है जी। मेरा युद्ध परिवार से है ही नहीं। मेरा युद्ध तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के नाम का है। ये सोच सिर्फ पत्रकारों की है, और आज के पत्रकार जो है, मैं उनसे तो ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो तो इतनी छोटी बात कर सकते हैं। आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से नहीं सोच ये उम्मीद कर सकता भी आप भी कोई ऐसी बात कभी कर दोगे। मेरी लड़ाई का मेरा मकसद, मेरा इशू और है। मैं जो मंत्री बन गए, जो डिप्टी बन गए, उनका तो ये समझो कि पहला और आखिरी इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया राजनीतिक तौर पर। हरियाणा का आदमी चौधरी देवीलाल के परिवार के व्यक्ति को किसी के नीचे लग के काम करते हुए नहीं देख सकता। मैंने तो कहा ही आपसे। हाँ तो फिर मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब नीचे लगाऊं किसी के। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ अपना, और अपनी लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। ये लोग तो सत्ता के लिए लड़ रहे थे बेचारे, मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा हरियाणा आप की तरह से घूम रहा हूँ, 400 जिले और 100 गांव घूमने 11 मार्च 2024 तक, तो मैं हरियाणा में भी 12-13 जिले घूम आया। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपके परिवार का इस्तेमाल कर रही है और टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है, ताकि जो जाटों में, खास तौर से बागड़ बेल्ट में जो वोटों का बंटवारा है वो हो जाए और उससे सत्ता भाजपा के पास रहे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सत्ता का परिवर्तन होगा 2024 में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पे सत्ता में आएगी, कोई रोक नहीं सकता।
नहीं, कैसे आएगी? अभी तो कार्यकर्ता आपके जो ग्राउंड लेवल पे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो चमत्कार किया है इसलिए 9 साल में, क्या चमत्कार कर मैं आता हूँ उस चमत्कार में को आप उठा नहीं रहे। स्कूल गांवों में बंद हो गए, डिस्पेंसरी बंद हो गई गांवों में, चमत्कार ही है। हाँ, भाजपा का चमत्कार बता रहा हूं। तो गांव और शहर की जो खाई है वो बट गई, जिसको मैं भाषण में भी देखा आपके, जो पुरजोर तरीके से बात उठानी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है गांव में, ये चुंगी की पार्टी है। इस चुंगी की पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि गांव और शहर का डिवाइड हो जाए और राज्य की सत्ता जो है शहरों के माध्यम से कब्जा की जाए ना। ये कितनी कोशिश करो, हरियाणा का जो मतदाता है वो दूसरी सोच का है। ये जैसे कहते हो ना कि गांव और शहर के नाम पे हरियाणा बट जाए, कभी नहीं बटेगा। बांट रहे हैं, ये तो मैं देख के आया हूं। अरे तालाब सड़े हुए हैं, गली सड़ी हुई है, डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ ना फिर। हाँ, शहर में कौन से पार्क बना दिए इन्होंने? नहीं, शहर फिर भी थोड़े से अच्छे हैं। क्या है शहर? ठीक है। कौन सा शहर ठीक है, आप बताओ। नहीं, जैसे आप सिरसा बेहतर है, हिसार बेहतर है। क्या क्या देखा आपने सिरसा में जाकर? नहीं, सिरसा में सफाई है, ठीक है। कहाँ सफाई? आप फरीदाबाद जाओ। नहीं, फरीदाबाद की बात तो अलग है, फरीदाबाद और गुड़गांव तो नर्क है। तो नर्क है कि नहीं? हाँ, तो सिरसा उनका भी गुरु है। हाँ, फरीदाबाद और गुड़गांव की बात तो छोड़ दो, वो तो रियल एस्टेट है। सिरसा में बीजेपी का कुछ नहीं है, शहरों में बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। आने वाले टाइम में भाजपा जो है 10 सीट पार नहीं कर सकती, ये हालत रहेगी। और लोकसभा में? लोकसभा में चुनाव नजदीक आने दो। मैं आज कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत हालात बदलेंगे, आप ये बात मेरी याद रखना। एक समस्या और है अभय जी, हरियाणा में पानी और बिजली की बड़ी समस्या है। और मैं सन 87 से देख रहा हूँ, सारे हरियाणा के पॉलिटिशियन उसको अंग्रेजी में, झूठ तो नहीं बोलते लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि आप तथ्यों को गलत बयान करते हो। सतलुज यमुना लिंक के पानी की बात हुई, वो अभी तक नहीं आया। और जब आपकी सरकार रहती है तो उधर बादल की सरकार रहती है, तो आप लोगों के जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसके कारण मुद्दा नहीं उठता। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। जो आप ये कहते हो कि उधर बादल की सरकार होती है, इधर आपकी सरकार होती है। आपने देखा होगा, बादल साहब की गवर्नमेंट थी, मैं अपोजिशन लीडर था, और मैंने जाकर के पंजाब की असेंबली में इस बात को लेकर के हंगामा किया था कि आपकी असेंबली में जो आज फैसला हुआ है वो गलत है। हमने उसका कड़ा विरोध किया था। ये सिर्फ धारणा आप लोगों की बनाई हुई है। आप लोग जाकर के इस तरह का प्रचार करते हो। पानी अगर कोई जाएगा इस प्रदेश के अंदर, तो ना बीजेपी ले आ सकती, ना कांग्रेस ले आ सकती। ये नेशनल पार्टियां हैं, इनके अपने इश्यूज हैं। ये पंजाब में जाकर के कैसे कह देंगे कि हम हरियाणा को पानी दे देंगे? ना केजरीवाल ले आ सकता, उसके सामने भी ये समस्या है। उसकी पंजाब में गवर्नमेंट है, वो कैसे कह सकता है कि मैं पंजाब से पानी वहाँ दे दूँगा? अगर वो कह देगा तो वहाँ उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर हमारी सरकार बन गई, और बन गई नहीं बनेगी, पानी मैं ही ले आऊँगा। मैं पंजाब के सारे रास्ते बंद कर दूँगा। मैं दिल्ली से जितनी ट्रेन निकलती है सारे ट्रैक बंद करवा दूँगा। लोगों को बिठा दूँगा अपनी पार्टी के, और तब तक बैठा करके रखूँगा जब तक हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल जाएगा। हम कितने दिन बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को? ये कोई राजनीति, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ा ही रहने देना हमने। अगर हमने लोगों से कहा है कि पानी हम ले आएंगे तो हम ले आएंगे। इसके लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़े उस हद तक जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो सरकार लागू ही नहीं करती ना। हाँ। ये तो केंद्र की सरकार जानबूझ करके लटका रही है। हाँ। केंद्र की सरकार का दिमाग तो तभी ठीक होगा जब चारों तरफ से केंद्र के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। जब हरियाणा से निकलने वाली ट्रेन जो दिल्ली से निकलने वाली हरियाणा होकर के गुजरती है वो नहीं चलेगी, तब इनका दिमाग ठीक होगा। जब पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल से, यूपी से आने वाला फ्रूट इनका बंद हो जाएगा, तब इनका दिमाग ठीक होगा। जब दिल्ली में दूध और सब्जी नहीं जाएगी, तब इनका दिमाग ठीक होगा।
हमें करना आता है, करेंगे। लोग एक बात और कह रहे हैं कि जितनी कश्मकश आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये काम आसान हो सकता है अगर आपका परिवार इकट्ठा हो जाए। मुझे आसान करने की जरूरत नहीं, ना मुझे राय की जरूरत आप जैसे लोगों की। नहीं, राय नहीं दे रहा मैं। ना, ये राय मैं है। मैं हरियाणा के लोगों की बात बता रहा हूँ। ना, हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा अभय के सिंह जो है, हरियाणा के लोगों में मैं रहता हूँ। हरियाणा के लोग तो कहते हैं इनसे पीछा छुड़ा ले। नहीं, वो तो आप कहते हो ना। हर मीटिंग में आप कहते हो। अरे हरियाणा के लोग कहते हैं जी नहीं, पर क्या इसकी कोई संभावना है नहीं, कि भूल जाओ। आपके परिवार में? मैं आपको कह रहा हूँ, आप राय दो ही मत और आप जिक्र भी मत करो। अच्छी बात है, कोई राजनीतिक बात करो। हाँ, तो राजनीतिक बात ये राजनीतिक बात नहीं है जी, राजनीतिक बात ये आपके पास ये मान के चलो, जिस किसी पत्रकार के पास जब सवाल पूछने से कमी आ जाती है, फिर वो आखिर ले दे के परिवार पे आ जाता है। चलो नहीं, चलिए परिवार की बात छोड़ देते हैं। बस मैं तो ये कह रहा बात हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस तरह से देश में जो सामने चुनौतियां आ रही हैं, मुझे एक पत्रकार होने के नाते ये लगता है कि 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा। इसके बाद चुनाव छोड़, मैं ये कहता हूं, अगर 2024 में बीजेपी लोकसभा में आ गई तो कोई देश का राजनीतिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकेगा। इसलिए नहीं करेगा कि अगर विरोध किया तो ईडी वाले उसी टाइम उठा के ले जाएंगे और फिर उसको जमानतें नहीं मिलेगी। जो हालत रसिया में आज राजनीतिक लोगों की है, उससे भी बुरी हालत हमारे देश के लोगों की होने वाली है। इसलिए हर आदमी को आखिर 2024 में इनको हराने के लिए, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो इसी सेक्रीफाइस पे मैं आ रहा हूँ। अरे तो ये कि इंडियन चोर लुटेरों के सामने सेक्रीफाइस कर दे। एक मिनट, इंडियन और बात करो। नहीं, इंडियन आप मुझे ये मत समझाओ, कोई और बात है तो करो। नहीं, क्या आपका अलायंस किसी दूसरे सहयोगी दलों से होगा भाजपा को हराने के लिए या नहीं? वो तो होगा। हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा? किन दलों से होगा? हमारा तो आप एक चीज देखो, पिछला जब चौधरी देवीलाल का जन्मदिन था, हमने 12 पार्टियों के जो नेशनल लीडर थे उनको ले करके फतेहाबाद में खड़ा किया था। अब चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस होगा, उसमें सारा अपोजिशन फिर आकर के खड़ा होगा। हमारी सोच है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो बड़े दल हैं, जो अपने आप को देश की सत्ता पे काबिज करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम तो कह नहीं रहे कि हमने देश की सत्ता पे काबिज होना, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम सेक्रीफाइस करो, हमें जरूरत पड़ी हम भी कहीं सेक्रीफाइस कर लेंगे। जी, मैं दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किया कि गांव के लाल डोरा खत्म करने की बात हरियाणा में कर दी। और लाल डोरे के खत्म होने का मतलब आपको भी पता है, और उस मुद्दे पे आप चुप हो। कहाँ चुप है? मैंने तो बहुत बड़ा विरोध किया है। आपको क्या पता चुप हूँ? विधानसभा में अगर किसी ने विरोध किया इस बात का। नहीं, आपने ये नहीं कहा कि इसको स्क्रैप कर दो। आपको क्या पता है? जी नहीं, आपको क्या पता इस बात का? नहीं, मैंने विधानसभा का आपका नहीं, भाषण नहीं, नहीं, जी, आपने कहा विधानसभा देखी है। फिर हरियाणा की विधानसभा में अगर किसी ने इस इशू को लिया, हाँ, तो मैंने लिया। सबसे पहले लाल डोरे का विरोध किसी ने किया तो मैंने किया। हाँ। आप थोड़ी सी बात को जरूर पहले स्टडी करो, फिर मेरे से पूछो तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैंने जो पूरा का पूरा हरियाणा का रुख देखा। आपने हरियाणा का रुख देखा, आपने स्टडी करी, इस बात को पता किया कि क्या बात हुई अब तक। मैं इसी बात से आ रहा हूँ। दूसरा, आप एक पत्रकार की तरह बात करो। जी, जो पत्रकार किसी से क्वेश्चन करता है उससे पहले स्टडी करता है, पता करता है जी, कि भी मैं जिस आदमी से पूछने जा रहा हूँ क्या वाकई उसको इस चीज़ की समझ है कि नहीं है। नहीं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जैसे कि गुड़गांव में जो जिनका लाल डोरा खत्म करने की बात की है, उन गांवों को नगर निगम में मिला दिया, और उन गांवों की जो पैसा है वो नगर निगम में आ गया, और अब के वो डेवलप भी नहीं हो रहा है। इस तरह की पूरी समस्याएं आ रही हैं। कि उस पैसे को खाने के लिए किया गया सारा। जी, मेन मकसद इनका यही था कि लाल डोरा खत्म करके गांव का पैसा खा लिया जाए। इसलिए इन्होंने पहले पंचायतों से शुरू किया, अब इसको नगर पालिका और नगर निगम में लेकर के जा रहे हैं। जी, लेकिन ये मान के चलो, जो पैसा वहाँ से निकाल के नगर निगम में डाला जा रहा है, जो पार्षद बनते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। गांव का सरपंच बेवकूफ़ नहीं होता।
गांव का पार्षद जो बनेगा वो अपने पैसे को खाने नहीं देगा। नहीं, मगर मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये तो गांव की जो अस्मिता है, गांव का जो उसको वर्चस्व है, खत्म करना चाहते हैं। उसको खत्म करना चाहते हैं। जी। दूसरा एक लास्ट सवाल मैं कर रहा हूँ कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ है, कि गुड़गांव में तो 500 करोड़ की बिल्डिंग है और अंदर हरियाणा खाली है, या पंचकूला में 100 करोड़ की बिल्डिंग है, इस स्टेट का हैफेजेड जो विकास है उसके मुद्दे पर लोग चुप हैं, पॉलिटिशियंस चुप हैं। नहीं, हाँ। कोई चुप नहीं है। देखो, विकास वहीं होगा जहाँ फैसिलिटी ज़्यादा होंगी। गुड़गांव के अंदर इसलिए ज़्यादा पैसा खर्च होगा कि गुड़गांव दिल्ली के साथ सटा हुआ है। एयरपोर्ट दिल्ली का जो है वो गुड़गांव के एक तरह से बिल्कुल एट द ज्वाइन है। गुड़गांव का आदमी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाता है, उसको कम समय लगता है। दिल्ली वाला दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है, उसको ज़्यादा समय लगता है। दूसरा, वो कैपिटल के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि आप गुड़गांव में हो तो आपको और मेरे को पता है कि ये गुड़गांव है। अदरवाइज कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए वो दिल्ली है। और जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी आएगी वहीं ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, वहीं लोग ज़्यादा जा कर के रुकेंगे। दिल्ली कैपिटल है हमारा। हर आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई काम है, अगर गुड़गांव उसका हेड ऑफिस है तो उसको दिल्ली में जा कर के अप्रोच करने में समय कम लगेगा। अगर वही आदमी मान लो पंचकुला में आकर के ऑफिस करता है, उसको दिल्ली जाना है, लिमिटेड फ़्लाइट्स है, फ़्लाइट्स में टिकट मिले नहीं मिले, अगर बाई रोड जाएगा 5 घंटे जाना है, 5 घंटे आना है, कितना समय बर्बाद होता है। आजकल एक एक मिनट की कीमत मानते हैं लोग। आज तनख्वाह भी देने से पहले आदमी सोचता है कि इसको मैं इतनी तनख्वाह दे रहा हूँ तो मैं इससे इतना काम लूँगा भी नहीं लूँगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पैसा इन्वेस्ट करता है अगला। इसीलिए सरकार इस चीज़ को देखती है कि कहाँ पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए जिसका ज़्यादा रेवेन्यू रिटर्न आपको मिले। जी। 9 साल मनोहर लाल खट्टर के हो गए और पूरा उत्सव मना रहे हैं वो। आपके हिसाब से 9 साल खट्टर के कैसे? आखिरी उत्सव है जी। बस, इससे पहले मनाया नहीं, ये आखिरी उत्सव मना रहे। अच्छा, आज 9 साल के बाद आपको हरियाणा में भाजपा ने जो किया सो किया, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कोई चुनौती नहीं है। आने वाले समय में भाजपा और जेजेपी तो 00 में रहेगी, भाजपा 10 पार नहीं करेगी। आप यही हो, मैं भी यही। मैं राजनीतिक नहीं, मैं हरियाणा के आम आदमी की चुनौती पूछ रहा हूँ। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा इसलिए है कि हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ उनकी सबसे बड़ी अनदेखी हुई है। आज सबसे ज़्यादा दुखी जो है इसी वजह से लोग हैं। आप ये मान के चलो, यहाँ का जितना बिजनेस है वो भी खेती करने वाले पे निर्भर करता है। अगर खेती करने वाले के पास पैसा नहीं है तो बाज़ार में किसी के पास नहीं है। अगर उसके पास है तो बाज़ार फल फूल रहा है। मार्केट में भी जब किसान के पास पैसा नहीं होता तो मार्केट के ताले लग जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि किसान के सामने जो समस्याएं हैं वो इस प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती है।